हाय फ्रेंड्स, भाई एस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं यतेंद्र कुमार। तो दोस्तों, आज हम जीन पियाजे व कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत क्या क्या है। इन्होंने चार अवस्था बताई हैं: अनियमित अवस्था 0 से 5 वर्ष, विषम जातीय अधिकार 5 वर्ष से 8 वर्ष, विषम जातीय परस्परता 9 वर्ष से 13 वर्ष, स्वयं शासित अवस्था 13 के बाद। तो देखिए, अनियमित अवस्था 0 से 5 वर्ष में इन्होंने क्या क्या बताया है कि इस अवस्था में कानून को महत्व नहीं दिया जाता है। यह जो अवस्था है, इसमें कानून को महत्व नहीं दिया जाता है। इस अवस्था में बालक न तो नैतिक और न ही अनैतिक होता है। यानी कि इस अवस्था में बालक का ना तो नैतिक विकास होता है और ना ही अनैतिक होता है, क्योंकि बालक का व्यवहार नैतिक स्तर से निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस अवस्था के बालक का विकास उसके नैतिक विकास से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस अवस्था में बालक का व्यवहार खुशी व दुख से नियंत्रित होता है। इस अवस्था में बालक का जो व्यवहार है खुशी व दुख से नियंत्रित होता है। अब देखिए, विषम जातीय अधिकार आयु है 5 वर्ष से 8 वर्ष की। इसमें नैतिक विकास प्रौढ़ों के दबाव के कारण होता है। यानी कि इस अवस्था में प्रौढ़ों के दबाव के कारण उस बच्चे का नैतिक विकास होता है। नैतिक विकास का नियंत्रण बाह्य अधिकार होता है। यानी बाह्य अधिकार के द्वारा नैतिक विकास इनका किया जाता है। पुरस्कार व दंड द्वारा नियंत्रित नैतिक विकास, यानी कि इस आयु के बालकों का पुरस्कार व दंड के द्वारा नियंत्रित करके नैतिक विकास इनका किया जाता है। विषम जातीय परस्परता 9 वर्ष से 13 वर्ष की आयु है। इस अवस्था में समकक्ष या सहपाठियों के सहयोग से नैतिक विकास होता है। इस अवस्था के बालकों का इनकी समान आयु के बच्चों के द्वारा ही नैतिक विकास होता है। यह नैतिक विकास परस्परता पर आधारित है। यह नैतिक विकास किस पर आधारित है? परस्परता पर। नेक्स्ट है स्वशासित अवस्था 13 वर्ष के बाद। पियाजे ने इसे समान अवस्था कहा है। परस्परता की मांग समान होती है। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास स्वशासित होता है। यानी इस अवस्था का जो बालक है वो स्वयं अपना नैतिक विकास करने में स्वतंत्र होता है और वो अपने स्वयं के द्वारा ही यह नैतिक विकास करता है। बालक अपने व्यवहार के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है, क्योंकि इस समय बालक में जो भाषाई कौशल है या फिर उसका जो विकास है वो पूर्णता की ओर होता है। तो वह अपना जो नैतिक विकास है वो अपने अनुसार कर सकता है। अब देखिए, कोहलबर्ग का अनुसार नैतिक विकास, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम 1969 या 1969 में दिया, लेकिन कोहलबर्ग ने 1981 व 84 में इसमें संशोधन किए। अपना जो इसने सिद्धांत दिया था वो 1969 में दिया था और इसने जो संशोधन किए थे 1981 व 84 में किए। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की मुख्य 3 अवस्थाएं बताई है। नैतिक विकास की मुख्यतः 3 अवस्थाएं बताई है और उन तीनों को 2-2 अवस्थाओं में और वर्गीकृत किया है। यानी 3 अवस्थाओं के भी वर्गीकरण उन्होंने किया है। अतः कुल मिलाकर कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं बताई हैं। अब कौन कौन सी अवस्थाएं हैं?
पहला है पूर्व परंपरागत, दूसरी परंपरागत और तीसरी है पश्च परंपरागत। अब देखिए पूर्व परंपरागत में क्या क्या है कि बालक अपने से बड़े व्यक्तियों द्वारा निर्धारित मापदंडों, नियमों, रीतियों आदि का पालन करना ही नैतिकता समझता है। यानी कि बालक में जो नैतिक विकास होता है, बालक में जो नैतिक विकास होता है वह बड़े व्यक्तियों द्वारा निर्धारित नियमों या रीति रिवाजों के अनुसार होता है। इसकी देखिए दो अवस्थाएं बताई हैं उन्होंने। पहली है प्रथम अवस्था दंड तथा आज्ञाकारिता पर आधारित। इस आयु के बालकों को दंड व आज्ञा के अनुसार इसको निर्धारित किया गया है। द्वितीय अवस्था है वे कार्य जो स्वयं व दूसरों की आवश्यकता पूर्ति के लिए किए जाते हैं। बालक उसी को नैतिकता समझता है। नेक्स्ट है परंपरागत अवस्था, नैतिकता से संबंधित कुछ नियमों की स्वीकार्यता, समूह के नैतिक नियमों को अपनाना। यानी कि इस आयु के बालकों का जो समूह है उनका जो नियम है या उनके जो रीतियां हैं उनके अनुसार चलना या फिर उनके नियमों का पालन करना। परिवार, राष्ट्र, समाज के हित में कल्याणकारी बातों को अपनाना। इसको पुनः दो भागों में बांटा गया है। तृतीय अवस्था, इसमें दूसरों को प्रसन्नता देने वाले व्यवहार को अच्छा समझना। यानी कि इसमें क्या है कि दूसरों को हम प्रसन्न करते हैं या दूसरों को हमेशा खुश रखने के लिए जो हम व्यवहार करते हैं उसको ही अच्छा समझा जाता है। नैतिकता का आधार दूसरों द्वारा स्वीकृत व अनुमोदित व्यवहार होता है। यानी जो नैतिकता का आधार होता है वह दूसरों द्वारा स्वीकृत होता है और वह अनुमोदित व्यवहार होता है। चतुर्थ अवस्था, इस अवस्था में नियम, कानून तथा व्यवस्थाएं नैतिकता का आधार होती है। बालक के लिए समाज तथा राष्ट्र के नियम कानूनों के अनुरूप ही व्यवहार करना ही नैतिकता है। यानी कि इसमें क्या है कि इसमें जो समाज के द्वारा या राष्ट्र के द्वारा जो बनाए गए नियम कानून हैं उसके अनुसार ही बालक को चलना पड़ता है, अपना नैतिक विकास करना होता है। तीसरी अवस्था है पश्च परंपरागत। व्यक्ति नैतिकता को अपने स्वयं के नियम, अपने मूल्यों, धारणाओं तथा मान्यताओं के आधार पर बना लेता है। यानी नैतिकता को क्या कर लेता है, नियम, अपने मूल्यों और धारणाओं तथा मान्यताओं के आधार पर बना लेता है। इसकी भी दो अवस्थाएं। पंचम अवस्था, सामाजिक संबंधों के संदर्भ में नैतिकता का निर्धारण करना। कानूनों की अस्थिरता को मान्यता, समाज की भलाई के हित लिए कानूनों को बदला जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है या तोड़ा जा सकता है। यानी कि समाज या राष्ट्र की जो भलाई के लिए कानूनों को क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है, उनमें चेंज किया जा सकता है। षष्ठी अवस्था सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था होती है। इसमें व्यक्ति सार्वभौमिक नियमों के आधार पर स्वयं के नियम बनाकर उनका पालन करता है। यानी सार्वभौमिकता को इसमें मान्यता देता है। अब देखिए भाषा विकास का मनोभाषिक सिद्धांत, और ये सिद्धांत दिया है चॉम्स्की ने। इन्होंने भाषा विकास के मनोभाषिक सिद्धांत में भाषा अर्जन की प्रक्रिया को बालक की प्राकृतिक शक्तियों के साथ जोड़ा है। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि बालक जो भाषा का जो
विकास होता है वह प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा होता है, ना कि किसी और चीज़ से। अब देखिए, भाषा अर्जन की जन्मजात शक्तियाँ और वातावरण का प्रभाव, दोनों में अंतःक्रिया होती है तो भाषा का विकास होता है, और इस पूरी प्रक्रिया को भाषा अर्जन तंत्र कहा जाता है। चॉम्स्की के मनोभाषिक सिद्धांत का आधार जैविक है। कैसा है? जैविक आधार है। भाषा अर्जित करने की जन्मजात प्रवृत्ति को भाषा अर्जन तंत्र कहा जाता है। चॉम्स्की के अनुसार एलईडी तंत्रिका तंत्र से इस प्रकार संबंधित होता है कि बालक को व्याकरण के नियमों को समझने में आसानी होती है। यानी कि चॉम्स्की की जो ये थ्योरी है वो एलईडी थ्योरी या लेड थ्योरी भी कही जाती है। इसके अनुसार क्या है कि तंत्रिका तंत्र बालक से इस प्रकार संबंधित होती है कि वह बालक को व्याकरण के नियमों को समझने में आसानी करती है या आसान बना देती है। इस सिद्धांत के अनुसार शब्दों की एक निश्चित संख्या से अपनी जन्मजात प्रवृत्ति की एलईडी सहायता या भाषा अर्जन तंत्र सहायता से व्याकरण संबंधी नियमों का अनुसरण करके अनेक वाक्यों शब्दों के अर्थ को समझकर उनका निर्माण करना सीखते हैं। यानी कि इनके कहने का तात्पर्य है कि बालक जो शैशवावस्था में एक वर्ण का, एक अक्षर का उच्चारण करता है तो वह धीरे धीरे क्या होता है कि वह एक वर्ण से लेकर के एक शब्द पर आता है और एक शब्द से लेकर के पूरे वाक्य पर आ जाता है। तो उसका भाषा अर्जन तंत्र का विकास उसकी जो जन्मजात प्रवृत्ति के द्वारा और उसकी जो तंत्रिका तंत्र है, उसकी जो ज्ञानार्जन की जो शक्ति है उसके द्वारा होता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।